हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। जितने भी अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये ये जो है सोशल इशू कंप्लीट हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, सोशल इशू पीटी 365 का पीटी 365 पीटी 365 जो है यहाँ लिख देते हैं। पीटी 365 है ना, तो पीटी 365 जो है ये हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। इसका जो है ये 5 वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके मेरे चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री पे आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में 4 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। इसके पहले पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस हमने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कराया है, जिसमें एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सबसे रिलेटेड है। ये जो है सोशल इशू का पार्ट है। इकोनॉमी वगैरह भी हमने कंप्लीट करा चुका है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। कल हमारी वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि गाइस मैं क्या बताऊँ, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी फीवर है, इसके बावजूद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कल एक्चुअल क्या था ना, आवाज़ अभी भी भारी है बट कल कुछ ज़्यादा ही एक्सेस, मतलब कह तो रहे इतनी गंदी आवाज़ कल निकल रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। लाइक एकदम गला पूरा पकड़ लिया था फीवर से। अभी तो थोड़ा कितना मेडिसिन एंटीबायोटिक लेने के बावजूद थोड़ी सी रिकवरी हुई है। रिकवरी का अभी भी फीवर है बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, समय कील नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादा किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 25 मई 2025 को ऑलरेडी होने वाला है एग्ज़ाम। ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक 2 ही मात्र बचेगा अपने पास, जो हम लोग वो भी कंप्लीट करेंगे। ये जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग जितने भी सारे पढ़े हैं सबका 2-200 कम से कम हर चीज़ का, जैसे इकोनॉमी हो गया 200, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 200-250 क्वेश्चन, हर चीज़ का हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषक की स्थिति, ठीक है, यानी कि ए स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र की 5 विशेष एजेंसी ने तैयार किया है। ये एजेंसी जो है खाद्य कृषि संगठन फाओ, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD, यूनिसेफ, और इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ये सभी ने मिलकर के 5 एजेंसी हो गया, फाओ हो गया, IFAD हो गया, इसके बाद यूनिसेफ हो गया, WPF हो गया और WHO हो गया। ठीक है, ये सभी ने मिलकर के रिपोर्ट जारी किया। विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 के संबंध में हम लोग बातें करें। इसकी थीम क्या है, तो थीम जो है भूखमरी, खाद्य सुरक्षा कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त पोषण पर केंद्रित करना। ठीक है, इसके रिपोर्ट की बातें करें तो खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक वित्त पोषण की एक नई परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है उसे भी हम लोग समझेंगे, और इसमें और क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, सार्वजनिक बोले तो पब्लिक सेक्टर और निजी बोले तो प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी दोनों मिलकर के ये वित्तीय संसाधन के उपयोग को भूखमरी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने वाले एक वित्त पोषण के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, ये नहीं कि पार्टिकुलर केवल गवर्नमेंट की एजेंसी है तो वही काम करेगी, नहीं। इसमें पब्लिक सेक्टर और निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में जिसमें आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी NGO वगैरह सब आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन संसाधनों में घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अगर हम लोग उद्देश्य की बातें करें, पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता वहां तक पहुंच करना है और इसका उपयोग निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य जो है यानी जोखिम सहने की कृषि खाद्य प्रणाली की क्षमता को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति क्या क्या है, तो विश्व के देश सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में ये मेंशन है कि
जीरो हंगर को प्राप्त करने की राह से बहुत दूर है। ये कब तक का इसका डेटा है, लाइक कब तक इसको अचीव करना है, तो 2030 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2023 में विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे औसतन 11 में से एक व्यक्ति को भूखमरी का सामना करना पड़ा था। ये डेटा कब का है, 2023 का है। तो 2023 का डेटा है, लेकिन ये डेटा रिसेंट पब्लिश हुआ है। तो ये आपको याद रखनी है कि पूरे वर्ल्ड लेवल में 11 में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। दूसरा याद रखना है कि 5 एजेंसी इसमें मिलकर के काम कर रही है, जिसमें जो फाओ हो गया, इसके बाद यूनिसेफ हो गया, इसके बाद जो है और भी इसमें ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमने यहाँ पे देखा है ऑलरेडी, जिसमें विश्व स्वास्थ्य WHO भी हो गया, इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम हो गया, वर्ल्ड, ठीक है, फूड प्रोग्राम हो गया, ये सारे हो गया। IFAD हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष हो गया। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फार्मिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है फंड वगैरह, ये सारा मिलकर के काम करेगा, WHO मिलकर काम करेगा। तो ये सारी चीजों को अपन मोटे मोटे जो जो पॉइंट है वो याद रखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूज जो है सब कुछ तो आप पढ़ लेंगे, बट ओवरऑल आपको उतना ही, जैसे घी लाइक बोले दूध से कैसे घी निकालते हैं, तो वैसा ही आपको काम करना है कि PT 365 है, ये अपने आप में एक नोट्स है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसमें से मुझे क्या पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं वो आपको ओवरऑल याद रखना है। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी आज जा रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट इसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी सी भारी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, बट सॉरी फॉर दैट गाइज। मैं वैसे मेडिसिन ले रही हूँ, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। नेक्स्ट कह रहा है कि द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, यानी कि द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ये क्यों चर्चा में है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में GNFC जो है, GNFC बोले तो द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है, ये खाद्य संगठन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, यानी पूरी वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, ये रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा तैयार किया जाता है। एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये हर साल ईच एंड एवरी ईयर्स यानी कि एनुअली रिपोर्ट जारी होता है। ये तो एक फैक्ट याद रखना है, ये हो सकता है कहे 2 महीना पे जारी होता है या 2 साल पे होता है, या एनुअल होता है तो एनुअल होता है, ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है, ये याद रखना है। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अब हम लोग बातें करेंगे GNFC जो है, द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO। अब यूरोपीय संघ में आपको पता है कि यूरोपीय संघ जो है केवल एक कंट्री तो है नहीं, इसमें 27 कंट्री आते हैं, जो ये सारे मिला करके कहा जाता है यूरोपीय संघ। जैसे कि अपना एशिया हो गया, तो एशिया में कितने कंट्री है, लगभग आपको अराउंड 48 के समथिंग आ जाएगा, 51 आ जाएगा आपको साउथ अफ्रीका में, है ना। तो वैसा ही यूरोपीय संघ जो है 51 जैसे अपना एशिया में है, 52 के समथिंग आ जाएगा आपको, क्या बोलते हैं इसे, साउथ अफ्रीका। तो वैसा ही जहां भी एक वर्ड है तो उसे आपको ध्यान में रखना है। यूरोपीय संघ के टोटल मेंबर, ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन यानी FAO, इसको शॉर्टकट FAO कहा जाता है, फिर WFP, ठीक है, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, ये 3 एजेंसी हो गया। एक हो जाएगा यूरोपीय संघ, दूसरा FAO और तीसरा WFP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये संयुक्त पहल है, यानी कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है तीनों को मिलाकर के। ठीक है, ये खाद्य संकट के मूलभूत कारणों का पता लगाते हैं, इसको दूर करने के लिए वर्तमान में चल रही पहलों का मतलब इनिशिएटिव होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लाते हैं कि हम लोग जो है भूखमरी को समाप्त करेंगे, भूखमरी के लिए क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो जहां भी पहल है तो उसको इनिशिएटिव मानना है। ठीक है, ये साझेदारी कार्यक्रम की नीतिगत प्रक्रिया को बेहतर ढंग से जोड़ने के एकीकृत करने का मार्गदर्शन करने के लिए कार्य करता है। ये मानवीय सहायता को बेहतर बनाने के लिए गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन के एक साथ लाता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, सब दोनों मिलकर इस पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा जो न्यूज है हमारा,
ये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, ठीक है, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज, ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है इसका फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ये क्यों चर्चा में है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो सबसे पहले आपसे यदि पूछे कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनईपी जारी करता है, एक लाइन में, ठीक है। 2024 में इसमें क्या क्या रिपोर्ट है, तो ये वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के सहयोग से तैयार किया गया। किसके तहत? वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया। दूसरा फैक्ट ये याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो FWI जो है यानी कि फूड वेस्टेज इंडेक्स जो है ये रिटेल उपभोक्ता, घरेलू खाद्य सेवा, ये बर्बाद होने वाली भोजन, अनाज के खाद्य हिस्सों की मात्रा वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रैक करता है। लाइक बोले ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे विश्व में देखता है कि जो आप भोजन कंज्यूम करते हैं, लाइक जो भोजन आप खाते हैं उसमें कितना भोजन जो है आप फेंक देते हैं, और अपने जो भी कंट्री है, जैसे सपोज करो अपना इंडिया है, तो वो राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, यानी कि कितना भोजन बर्बाद होता है, स्पॉइल होता है, ये सारे ये डेटा पब्लिश यूएनईपी का काम है, पब्लिश करता है। ये इसलिए करता है कि आपको एक ओवरऑल आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि उतना ही, अक्सर हम लोग गांव में सुनते हैं दादी माँ अक्सर बोलती रहती है कि उतना ही भूख है जितना तुम खाना थाली में अपना परोसो, है ना। खाना बर्बाद मत करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हम बर्बाद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक दाना के लिए तरस जाते हैं, जिनको अच्छे टाइम पे एक टाइम खाते तो दूसरे टाइम सोचने पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल लक्ष्य यही है कि भाई खाना को जो है बर्बाद नहीं किया जाए, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करती है, और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के तहत ये सारा रिपोर्ट जो है तैयार किया जाता है। तो ओवरऑल इतना आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आप अच्छे से कंप्लीट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 12.3 जो है इसके इंडेक्स में गोल्स का समर्थन करता है, जिसे 2030 तक अचीव करना है, हासिल करना है, ठीक है। ये दो संकेतक क्या क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 12.3 ए यानी सब क्लॉज ए में खाद्य हानि सूचकांक फूड लॉस इंडेक्स संकेत का उपयोग यानी कि FLI फसल कटाई के बाद नुकसान सहित उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है, और खाद्य और कृषि संगठन जो है इसका संरक्षण करता है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कौन कौन काम करता है, तो द स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी, मतलब ये लाइक इसके लिए वर्क करता है, ठीक है। इसके साथ ही ग्लोबल रिपोर्ट फूड क्राइसिस, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फूड वेस्टेज के लिए काम करता है, यानी जो आप खाना खाते हैं और खाने को आप देखते हैं कि थाली में आधा से ज्यादा खाते आधा बर्बाद होता है, तो ये सारे यूएनईपी के तहत पब्लिश होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में पूछे तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जो है ये 1 क्लॉज और सब क्लॉज बी जो है WFI ये संकेतक का उपयोग लाइक इसका इंडेक्स है WFI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित करता है, ताकि आपका जो फूडिंग है वो जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही करे, बाकी जो बर्बाद नहीं करे। इसके साथ ही हम लोग बातें करें तो UNEP, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम खाद्य अपशिष्ट सूचकांक WFPI यानी कि फूड वेस्टेज इंडेक्स, ये दोनों प्रोटेक्शन करता है। ये रिपोर्ट की बातें करें तो 2022 में सभी महाद्वीप के परिवारों ने प्रति 1 बिलियन से अधिक एक वक्त का भोजन यानी मिल्स बर्बाद किया। कितनी, ये डेटा कब का है? 2022 का डेटा है, यानी कि सभी महाद्वीप में प्रतिदिन 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है खाना को बर्बाद करते हैं। तो आप समझो कि उतने यदि अगर भोजन हो, अभी जस्ट हमने रिपोर्ट में देखा है कि पूरे वर्ल्ड की बातें करें तो 11 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है वो क्या है, भूखमरी का सामना कर रहा है। भूखमरी इन द सेंस ऑलरेडी उसको खाना नहीं मिल रहा है जितना मिलने चाहिए, एक टाइम खाता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये जो है 1 बिलियन से अधिक पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यानी जितनी भी सारे महाद्वीप में जितने भी
परिवार है वो खाना को बर्बाद करते हैं, स्पॉइल करते हैं, ठीक है। खाद्य अपशिष्ट की बातें करें यानी कि फूड वेस्टेज की बातें करें, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8 से 10% का योगदान करता है। यानी कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8 से 10% का ये हेल्प करता है। आप समझ सकते हैं कितने हम लोग बर्बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, ठीक है, यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट के बारे में बातें करें तो ये हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल रूप से ये डेटा आकलन किया है, ठीक है। स्पॉट फूड लाइसेंस पहल शुरू किया है। अब इस यानी पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लाया गया है, इसके बारे में हम लोग बातें करें तो NQS जो है यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड्स असेसमेंट, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए वर्चुअल रूप से आकलन शुरू किया है। लोक स्वास्थ्य सुविधा के लिए रियल टाइम निगरानी के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक का शुभारंभ किया है। PHS की बातें करें तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रियल टाइम निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके तहत प्लेटफॉर्म लोक स्वास्थ्य सुविधा के लिए मूल्यांकन करता है, इसके अनुपालन स्थिति के अवलोकन करता है, ठीक है। स्पॉट फूड एंड लाइसेंस पहल लाया गया है जिसके तहत खाद्य संरक्षण अनुपालन प्रणाली के माध्यम से तुरंत लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण के लिए शुरू किया गया, ठीक है। ये जो है खाद्य संरक्षण अनुपालन प्रणाली जो है ये एक अखिल भारतीय IIT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है तो लाइसेंसिंग और पंजीकरण को सरल बनाना, आसान बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ठीक है। आखिर में ये चर्चा में क्यों है, इस पे हम लोग बातें करें तो ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन चर्चा में क्यों है तो GAIN जो है यानी गेन जिसको शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन, ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखला में निवेश का मामला है जो जेंडर इंपैक्ट के लिए एक अवसर होता है और ये रिपोर्ट एक्चुअली जेंडर इंपैक्ट के लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कृषि खाद्य क्षेत्रों में पोषण आधारित ऐसे निवेश की सिफारिश करता है जो लैंगिक असमानता को कम करे और प्रोडक्शन बढ़ाए, व्यापार को मजबूती प्रदान करे, ठीक है। यानी कि ट्रेड वगैरह को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाए, ठीक है, और उसको बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, ठीक है। ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन की बातें करें यानी ग्रेन की बातें करें शॉर्टकट में बोले तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन की बातें करें यानी कि गवर्नमेंटल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। इसे 2002 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र में शुरू किया गया था, ठीक है। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, गेन जो है ये स्विट्जरलैंड में एक गैर सरकारी संगठन है, 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशन के तहत ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है तो कुपोषण के कारण होने वाली जो भी पीड़ा वगैरह होता है उसके समस्या को निपटाना, उसको दूर करना, ठीक है। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछता है तो मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भारत में इसका एक कार्यालय है, यानी कि भारत में भी इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये संगठन जो है पोषक तत्व रहित आहार में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी का समर्थन करता है। एक लाइन में बोले तो इसमें गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक का मतलब होता है यानी कि पब्लिक सेक्टर और निजी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, दोनों में मिलकर के एकजुट होकर के इस पे काम करे, समर्थन करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो चर्चा में है, कह रहे सुर्खियों में रहे संगठन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रहा है उस पे हम लोग देखेंगे। कह रहे UN वीमेन, यानी कि UN वीमेन जो है यूनाइटेड नेशन वीमेन क्यों चर्चा में है तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर हम लोग देखें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो UN वीमेन की स्थापना 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बनाया गया था। और ये भी आपसे कहे कि संयुक्त यूनाइटेड नेशन ने किया था तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा हुआ है, तो आपको एक एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है UN वीमेन यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो वीमेन है, वीमेन की 4 प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं। वो क्या क्या प्राथमिकताएं हो सकती है तो महिला शासन व्यवस्था के नेतृत्व करे, सक्रिय भागीदारी निभाए, समान रूप से लाभान्वित हो, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए बातें किया जा रहा है, महिलाओं का आय सुरक्षा हो, गरिमापूर्ण कार्य करे, आर्थिक स्वायत्ता प्रदान हो,
इसके साथ ही सभी महिला, लड़कियां हर प्रकार की हिंसा से मुक्त जीवन जिए, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखें तो महिला और लड़कियां जो है अस्थायी शांति रेजिलियंस के निर्माण में संघर्ष और मानवीय प्रयासों में समान रूप से लाभान्वित हो, ठीक है। ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है 2010 में इसकी स्थापना हुआ था और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, ठीक है, इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यूनिसेफ की यदि अगर हम लोग बातें करें तो कह रहे हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो हेड ऑफिस यानी कि यूएस के न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है। इसके साथ ही यूनाइटेड यूनिसेफ की बातें करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। यूनिसेफ जो है एक मानवीय सहायता विश्व का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र है और वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वैक्सीन प्रदान करता है, ठीक है। सौंपे गए कार्य यानी कि इसको कौन कौन से ऐसे वर्क है जिसे हैंडओवर किया गया है, तो बाल अधिकार का समर्थन करना, बच्चों की बुनियादी जरूरत जो है उसे पूरा करने में मदद करना और बच्चों को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये भारत सहित 190 से अधिक देश इस क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि टोटल इसकी मेंबर यदि पूछेगा क्या यूनिसेफ का भारत जो है मेंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, आपको बताना है बिल्कुल है, यूनिसेफ का जो है भारत ऑलरेडी मेंबर है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल इसका भूमिका क्या क्या ये निभाता है। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए वैश्विक मानवाधिकार एक संधि है। बाल अधिकार अभी समय यानी 1989 का समर्थन, 1989 में एक ट्रीटी पे सिग्नेटरी बॉडी है, उस पे साइन हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सेवा प्रदान करना, उनका समर्थन करना, बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार से बचाना, अवॉइड करना उनसे, और जलवायु परिवर्तन, बीमारी से सुरक्षित रखना, ये सारे यूनिसेफ का वर्क है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वित्त पोषण मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग ये क्या क्या काम करता है। तो फाइनेंस पोषण की बातें करें तो संगठन जो है सरकार और अंतर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र स्वैच्छिक वित्तीय योगदान पर पूरी तरह से निर्भर है, ठीक है। ये मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसमें संगठन भी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी है, अंतर सरकारी संगठन भी है, एनजीओ वगैरह है, निजी क्षेत्र है, सारे मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट की बातें करें कि यूनिसेफ जो है, हालांकि ये क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट्स, ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये जारी करता है। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ओवरऑल मोटे मोटे जो बातें हैं वो आपको याद रखना चाहिए कि 1965 में यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था और 1946 में जो है वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुआ था। 190 मेंबर है जो भारत सहित, ऑलरेडी भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बातें करें तो सबसे पहले इसका हेड ऑफिस जान लीजिए, यूएस के न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। इसकी उत्पत्ति की बातें करें यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की बातें करें, फाउंडेड की बातें करें तो इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। किसका स्थापना किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्थापना 1969 में किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक एजेंसी है, यानी यूनाइटेड नेशन की एक सहायक एजेंसी है। लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और ये जो था इसके पहले इसका नाम जो हुआ करता था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर द पॉपुलेशन इक्विटीज इसका नाम था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका नाम है, ठीक है। इसको हैंड ओवर क्या क्या किया गया है वर्क के लिए बातें करें तो ये वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व लेवल पे लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई ऐसे सेवाएं हैं जो यानी कि पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है और ऐसे सेवाएं शामिल है जैसे कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृत्व, स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक शिक्षा वगैरह, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक परिवार नियोजन के साधनों को अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना, प्रसव के दौरान यानी प्रसव बोले तो जब जो महिलाएं होती है जो डिलीवरी वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड कह रहा है कि प्रसव के दौरान
उसके पश्चात मातृ मृत्यु का समापन करना, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे वीमेंस को देखेंगे जब प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे वो जब लाइक प्रसव होता है, बच्चा को जन्म देती है, तो उस समय देखते हैं कि बहुत किसी का मृत्यु हो जाता है, राइट। तो ये कह रहा है कि मातृत्व मृत्यु का समापन करना, लाइक बोले कि मैटरनल मोर्टेलिटी की बातें हो रहा है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है वो बच्चे को जब जन्म देता है ना, बहुत सारे माँ डेथ कर जाती है, उसके बारे में उसके 2030 तक इसका योजना है, उसको कम करना है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलिएशन सहित हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है, ठीक है। इसके साथ ही यूएनएफपी का लक्ष्य जो है 3 रूपांतरकारी परिणामों को हासिल करना है। 2030 तक सभी महिला, पुरुषों और युवा के लिए सकारात्मक बदलाव के साथ ही प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है, और 3 रूपांतरिक परिणाम इसके हैं। तो क्या क्या है उस पर हम लोग बातें करें तो रोकथाम योग मातृत्व मृत्यु को शून्य करना, यानी कि जीरो करना। जो हमने समझाया है कि बहुत सारे मदर होती हैं जो बच्चे को जन्म देते समय डेथ कर जाती हैं, उसको जीरो करना। परिवार नियोजन संबंधी आवश्यक संसाधनों के अभाव को शून्य करना, ठीक है। लैंगिक हिंसा अन्य हानिकारक प्रथाओं को शून्य करना, ये इसका 2030 तक लक्ष्य है। वित्त पोषण की बातें करें तो ये पूरी तरह से दानकर्ता सरकार, अंतर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्रक स्वैच्छिक योगदान के द्वारा समर्थित है। ये जरूरी नहीं है कि ओवरऑल सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करे, इसमें भी तीनों काम करता है, ठीक है। विशेषता क्या है इसका, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के समग्र नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है। रिपोर्ट मतलब ये जो है रिपोर्ट कौन सा पब्लिश करता है, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में दे दे यूनिसेफ करता है, या फिर हो सकता है स्टेट ऑप्शन में दे दे यूएनडीपी करता है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ करके स्टेटमेंट देख लेंगे। हालांकि वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट क्यों चर्चा में है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ओवरऑल, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो है आईसीपीडी शॉर्टकट बोले तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसमें 179 देश, इसमें काहिरा भी शामिल है, ठीक है। 179 देश सहित काहिरा भी इसमें शामिल है। आईसीपीडी की बातें करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ये लोगों पर केंद्रित विकास के लिए मानक तैयार करता है, राष्ट्रीय नीति कार्यक्रमों को मार्गदर्शन देता है। इसका उद्देश्य जो है मान्यता प्रदान करना, जनन स्वास्थ्य और अधिकार, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, जनसंख्या विकास कार्यक्रम को रेगुलेट करता है, ठीक है। मुख्य विशेषता की बात करें तो यूएनएफपीए आईसीपीडी काहिरा में अपनाए गए पीओए और सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा को निर्देशित करता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक है। उस एजेंडे को कंप्लीट करने में ये सबका योगदान है, यूएनएफपीए का है, आईसीपीडी का है, ठीक है। और काहिरा में जो अपनाया गया था पीओए, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 वगैरह, ये सबको अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि फाओ के बारे में। शॉर्टकट इसे फाओ कहा जाता है, ठीक है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें फाओ, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इटली के रोम में है, ठीक है। इसके हेड ऑफिस है। स्थापना पूछे तो 1945 में है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सदस्य की बातें करें तो 195 सदस्य है। इसके सदस्य में भारत सहित 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। देखिए, यानी 194 मेंबर तो ऐसे हो गया, लेकिन यूरोपीय संघ जहां भी आया तो यूरोपियन यूनियन जो है एक कंट्री नहीं है, इसमें टोटल 27 कंट्री मिलकर के तब यूरोपियन संघ बना है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल याद रखना है, जैसे कि अगर बोल दे एशिया, तो एशिया में टोटल 51 कंट्री है, तो एक मत समझना कि एशिया में केवल भारत आता है, नहीं, ठीक है। सौंपे गए कार्य की बातें करें तो पोषण में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान देना। इसके इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव बोले तो एक गवर्नमेंट का पहल क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या
अपना कदम उठाया है। तो कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये मूल्य सूचकांक यानी कि फूड प्राइड इंडेक्स इसे 1996 में शुरू किया गया था। ये सूचकांक फूड कमोडिटी खाद्य वस्तुओं की बास्केट अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है और ये सूचकांक की गणना 5 कमोडिटीज के समूह की कीमतों को बदलाव और औसत निकालकर किया जाता है। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम जो है ये खाद्य एवं कृषि संगठन ग्लोबल फूड फोरम 2024 में शुरू किया गया था। ठीक है, GFF ये दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग 2019 से लेके 2028 तक UNDFF अपनी आधी आधी अवधि पार कर चुका है। कब तक? 2019 से लेकर के 2028 तक। ठीक है, हैंड इन हैंड पहल लाया है, इनिशिएटिव है। इसमें कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन की गति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना, समर्थन करना, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली लाया गया है, जिसके तहत वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के तहत यानी इससे जुड़े हुए जितने भी परिदृश्य है, कृषि जैव विविधता, ये सारे चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का पहचान करना, उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। भारत में GIS जो है ये स्थल पारंपरिक कृषि प्रणाली कोरापुट कश्मीर के केसर विरासत कुट्टानाट समुद्र तल से निचले क्षेत्रों की कृषि प्रणाली वगैरह ये सारी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। अन्य की बातें करें तो वेसज जो है कृषि में जल अग्रस्त और वैश्विक रूपरेखा ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप विशेष कृषि उत्पादक के हरित विकास पर वैश्विक कार्रवाई यानी कि ग्लोबल एक्शन ऑन द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह पे ये सारा इसके लिए इनिशिएटिव है, ध्यान दिया जाता है। फाओ के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट। ठीक है, तो ओवरऑल एक तो ये आप लोग देख लेंगे, इनिशिएटिव एक नजर में देख लेना है। बाकी जो याद रखना है तो वो याद रखना है रिपोर्ट फाओ कौन कौन सा पब्लिश करता है। तो कृषि और खाद्य सुरक्षा आपदाओं का प्रभाव ये पब्लिश करता है। खाद्य कृषि स्थिति रिपोर्ट 2023 पब्लिश करता है और पब्लिश किया था, और विश्व मत्स्य पालन जलीय कृषि स्थिति 2024 ये सारा रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश किया गया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति पूछे तो आप सभी को पता है कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है ऑलरेडी 1945 में हुआ था। यूरोपियन यूनियन मिलाकर के टोटल 95 इसके मेंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के बारे में बातें करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है तो इटली के रोम में है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बातें करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ के द्वारा। यानी कि जहां भी महासभा आए तो वहां यूनाइटेड नेशन असेंबली यानी कि नेशन नहीं पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन अगर कहेगा कि UN के द्वारा स्टार्ट हुआ है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की 5 मतलब लाइक एजेंसी है और उस एजेंसी में से यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा और FO दोनों मिल करके किया था 1961 में। तो ये याद रखना है। सदस्य की बातें करें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। ये आपात स्थिति में लोगों को जान बचाती है और सहायता के जरिए समुदाय जितने भी समुदाय होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको निपटने के लिए मतलब उनको उन मुसीबतों से परेशानियों से निकालने में ये मदद करता है। इसकी उपस्थिति भारत सहित 120 देश से अधिक कंट्री है जो इसका उद्देश्य जो है संघर्ष करने और विस्थापित आपदाओं के कारण बेसहारा हुए लोगों को जीवन रक्षण भोजन पहुंचाना। यानी भारत सहित बहुत सारे ऐसे कंट्री है 120 कंट्री है जो ये यानी कि ये हेल्प करता है और इसके सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है 102 मेंबर इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है भारत सहित और सभी को ये हेल्प करता है। ठीक है, वित्त पोषण की बातें करें तो पूर्णतः सरकार, कॉर्पोरेट, निजी दानकर्ता, स्वैच्छिक दान ये सभी होता है। यानी कि जरूरी नहीं है एक ही आदमी हेल्प करे, सभी मिलके इसमें कर सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार इसे मिला था। किसको मिला था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे WPF जो है इसकी रिपोर्ट जो है खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। भारत में WFP की बातें करें तो ये 1963 में भारत में कार्यरत स्टार्टिंग किया गया था। लक्ष्य की बातें करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रूपांतरण करना, अनापूर्ति जैसे अभिनव संसाधनों का संचालन करना, रेगुलेट करना, सरकार के द्वारा वित्तीय भोजन का
फोर्टिफिकेशन करना, इसके माध्यम से भोजन कार्यक्रम के तहत स्कूली भोजन के बहुत सूक्ष्म पोषक फोर्टिफिकेशन में अग्रणी भूमिका निभाना, खाद्य और असुरक्षा मानचित्रण और निगरानी, राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाइयों की स्थापना में सरकार का सहयोग करना, इसके निधनता, मानव विकास निगरानी एजेंसी का समर्थन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाद्य अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बातें करें तो इसकी हेड ऑफिस जो है यूएस के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, हेडक्वार्टर। ठीक है, इसकी स्थापना यदि पूछे तो 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये जो है विकासशील देशों में गरीबी को संधारणीय तरीके से कम करना। ठीक है, यानी कि एक रोड मैप बना करके एक लक्ष्य निर्धारित करके विकासशील देश को, ठीक है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री को, ठीक है, आपको याद रखना है विकासशील देश में जैसे आपको चाइना आ जाएगा, भारत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंट्री को संधारणीय तरीके से कम करने, भूखमरी को, कुपोषण को समाप्त करने, अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्राप्त करना। ठीक है, इसके लक्ष्य की बातें करें, इसकी एम्बिशन की बातें करें तो 5 प्रभाव क्षेत्रों पर हासिल करना। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि 5 ऐसे एरिया है जिसपे ये काफी फोकस करता है। तो पोषण, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, गरीबी में कमी करना, आजीविका देना, गरीबी में कमी करना, आजीविका और नौकरियां प्रोवाइड करना, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जैव विविधता पे ध्यान देना, लैंगिक समानता, युवा सामाजिक समावेशन पर फोकस करना, जलवायु अनुकूल और समन पे फोकस करना। ठीक है, ये 5 चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इस साल बहुत ही चर्चा में रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस यदि पूछे तो हेड ऑफिस जो है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, यूएनएचआरसी की बातें करें यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में इसकी स्थापना किया था। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह लिया था। ठीक है, यानी कि यूएनएचआरसी जो है किसका जगह लिया था तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जगह लिया था। ठीक है, इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन की बातें करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, यानी कि एक अंतर सरकारी निकाय है, अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसे एस्टैब्लिशमेंट दिया गया था, स्थापित किया गया था, दुनिया भर में मानवाधिकार के प्रचार संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सदस्य की बातें करें तो टोटल इसमें 47 देश है, भारत इसका भी सदस्य है, यानी कि विथ इंडिया टोटल कितने कंट्री है तो 47 कंट्री है। ठीक है, इसके कार्य की बातें करें, ये वर्क क्या क्या करता है, ये वर्क जो है ये सार्वभौमिक अवधि समीक्षा करना, उसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और युद्ध अगर कहीं पे होता है या अपराध वगैरह होता है या मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच वगैरह करता है और उसकी कमिटी बैठाता है, खोज करता है, इसके सारे मिशन बनाता है, ये सारे इसका काम है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का जो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके साथ ही अगर हम लोग बातें करें अभी भी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है जो जिसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट का सी भी नहीं जानते हैं, वो लोगों के ऊपर बमबारी करना तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन है ना, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यानी कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट क्यों चर्चा में है तो सबसे पहले इसका हेड ऑफिस की हम लोग बातें करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में अपने संकल्प 48 और 141 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था। इसके स्थापना के अनुशंसा की बातें करें तो 1993 में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में अपनाया गया था। वियना घोषणा पत्र यानी वियना घोषणा पत्र कार्य योजना में इसके तहत अपनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। OHCR मतलब ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट। ठीक है, OHCHR संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्यालय भी है। ये मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा करता है और इस पत्र में निर्धारित मानवाधिकारी जो भी स्वतंत्रता को पूरी श्रृंखला के प्रसार करता है, संरक्षण के लिए वैश्विक
प्रतिबद्धता पे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस काम के बारे में यदि पूछे कौन कौन काम करता है, तो ये सभी लोगों के लिए मानवाधिकार का पूर्ण प्राप्ति, संरक्षण को बढ़ावा देना, उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना। भूमिका की बात करें तो सभी मानवाधिकार को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, अनुसंधान करना, शिक्षा और समर्थन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, मदद करना, संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यक्रमों में मानवाधिकार के नजरियों को शामिल करना, सरकार को सहायता करना, इंडिकेट करना, ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, ओवरऑल इसकी एस्टैब्लिशमेंट तो 1993 में आपको याद रखना है। 2 संकल्प याद रखना है, 48/141, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यदि अगर आप जुडिशियरी के पेपर देंगे उसमें भी पूछेगा कि अब तक कौन कौन सा कन्वेंशन हुआ है, कितनी बार हुआ है, और इसका जो संकल्प है वो क्या क्या है। तो 48 और 141 ये 2 है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कंट्री के बारे में पूछे तो आपको ओवरऑल कंट्री भी याद रखना है। ठीक है, और हेड ऑफिस तो आप याद रखेंगे ही कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का वैश्विक गठबंधन, यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की बातें करें। ठीक है, तो हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड के, इसका भी सेम है, हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में है। इसकी स्थापना की बातें करें तो 1993 में हुआ था। मानवाधिकार के प्रचार संरक्षण के लिए संस्था की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में स्थापित किया गया था। 2016 में इसका नाम बदल करके GANHRI किया गया था, यानी कि इसका नाम जो है ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कब किया गया था? 2016 में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बातें करें तो एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है जिसे दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था शामिल है। ठीक है, टोटल इसमें मेंबर कितने हैं? तो टोटल इसमें भारत सहित टोटल 120 मेंबर है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है, ये याद रखना है। कार्य कौन कौन करता है, यानी कि कौन कौन से काम करता है? तो ए स्टेट यानी पूर्ण अनुपालन करना, बी स्टेट में आंशिक अनुपालन के साथ मान्यता देता है, और ये स्टेट पेरिस सिद्धांतों के शर्तों को पूरा करने की स्थिति पर आधारित है। पेरिस सिद्धांतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत न्यूनतम मानक निर्धारण के लिए NHRI को एक विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए एक निकाय के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए एक न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, GANHRI की बातें करें तो संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न एजेंसी के साथ मिलकर के काम करता है, और इसके साथ ही मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल है, तीनों मिलकर के काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ICCPR, ठीक है, यानी कि ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति, ठीक है, यानी कि मानवाधिकार समिति जो है ह्यूमन राइट कमिटी अंडर द ICCPR। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है? तो इसे भी हम लोग को देख के जाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, मानवाधिकार समिति की बातें करें, ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी उत्पत्ति मानवाधिकार समिति ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इस समिति में 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल है। वो क्या क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा के बारे में ये एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसमें एजेंसी मिलकर के ट्रीटी है, सिग्नेटरी बॉडी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में इसे अपनाया था, और इस संधि को 1976 में लागू हुआ था। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 1966 में इसे अपनाया था, एक्सेप्ट किया था, और इस ट्रीटी को 1976 में रेगुलेट किया गया था, इसे लागू किया गया था 1976 में। ये जो है कई मामलों से संबंधित, जैसे कि आवाजाही की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई करना, इसके अधिकार, इसके साथ ही बात करें धर्म की स्वतंत्रता, राय देने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता पे ये सारे काम करता है, ये सारे मामलों को देखता है। पक्षकार देश की बातें करें तो टोटल 174 पक्षकार इसके देश है। भारत जो है 1979 में ICCPR का पक्षकार बन गया था। कब बना था भारत? तो 1979 में। ऐसा भी हो सकता है पूछे कि भारत जो है इसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही भारत मेंबर है, तो फिर आपको याद रखना है कि फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत 1979 में इसका पक्षकार बना था। विशेष ये संधि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट सहित मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 1948 के तहत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 का हिस्सा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि पे संबंध संस्थान की बातें करें, यानी कि HRC जो है ह्यूमन राइट कमीशन, ये संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संधि एक ट्रीटी बॉडी है, इस पे सिग्नेटरी है और इसके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कार्य क्या क्या करता है, तो ये उन कानूनों और नीति पद्धतियों को बनाए रखना जिसपे नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू हो सके, ठीक है। ये समिति आर्थिक सामाजिक परिषद के रूप में इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के महासभा को अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वार्षिक बोले तो एनुअल रिपोर्ट पर यानी कि पब्लिश करता है। नेक्स्ट हम लोग बातें करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूएन हायर कमीशन फॉर द रिफ्यूजी इस साल बहुत चर्चा में रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। ये जो है कब एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, तो 1950 में किया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थी और विस्थापित की सदस्यता को देखते हुए 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनएचसीआर की स्थापना किया था और इसके संगठन को पहले शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय कहा जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या नाम रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है। इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन की बातें करें तो ये जो है एक वैश्विक संगठन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। जो भी शरणार्थी होते हैं यानी कि जो भी रिफ्यूजी होते हैं उनको जबरन विस्थापित इनके समुदाय या राजविहीन लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के नेतृत्व करता है। इनको क्या क्या काम सौंपा गया है, तो 1951 में शरणार्थियों के सम्मेलन और इसका 1967 में प्रोटोकॉल प्रमुख कानूनी दस्तावेज है जो कि यूएनएचसीआर को इसको हैंडओवर किया गया है, ये काम करता है, ठीक है। शरणार्थी शब्द जो है ये निर्धारित करता है कि शरणार्थी के अधिकारों सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, ठीक है। इस संगठन को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को कब सम्मानित किया गया था, 1954 और 1981 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आईओएम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन, इसकी उत्पत्ति स्थापना जो है 1951 में हुआ था। ये प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बातें करें तो प्रवासन के दौरान लोगों के जीवन की रक्षा करना, विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालना और नियमित प्रवासन के लिए मार्ग को आसान बनाना, ठीक है। सदस्य की बातें करें तो भारत सहित टोटल कितने इसमें कंट्री है, तो 175 कंट्री इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसमें टोटल 175 कंट्री है, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है। ये अब तक इनिशिएटिव क्या क्या लाया है, इनिशिएटिव बोले तो कौन कौन इसका पहल है, स्टेप उठाया गया है, तो सुरक्षित व्यक्ति और सुरक्षित व्यवस्थित और विनियमित प्रवासन के लिए वैश्विक संधि एक ट्रीटी पे सिग्नेटरी हुआ है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर द सेफ ऑर्डरली एंड द रेगुलर माइग्रेशन, ये 2018 में यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के अनुरूप स्थापित किया गया था। ये गैर बाध्यकारी पहल है, पहली अंतर सरकारी संधि है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं को कवर करती है। आईओएम की बातें करें तो इसकी रणनीतिक योजना 2024 से 2028 तक इसका लक्ष्य है। इसके उद्देश्य में सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित प्रवासन की प्रतिबद्धता को पूरा करना, दुनिया के सबसे सुभेद लोगों की सहायता करना, यानी सुभेद बोले तो वल्नरेबल लोग, जो भी काफी वल्नरेबल स्थिति में है उनकी हेल्प करना, प्रवासन के दौरान लोगों के जीवन की सुरक्षा करना, इसके साथ ही संरक्षण करना, जो कि आईओएम के व्यापक वैश्विक मानवीय कार्य का मुख्य काम है, ठीक है। विस्थापन से जुड़ी समस्या यदि आती है तो समस्या का समाधान करना, निदान करना, नियमित प्रवासन की बातें करें यानी कि रेगुलर जो प्रवासन होता है उन सब चीजों के लिए मार्ग को आसान बनाना जिससे कि प्रवासन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। ग्लोबल अपील 2025 में यूएनएचआरसी ने दुनिया भर में लाखों शरणार्थी, विस्थापित लोगों को, राजविहीन लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी समाधान लागू करने के लिए 2025 के लिए $10 बिलियन की अपील की लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूएनएचसीआर के रणनीति को फोकस क्षेत्र यानी किन किन चीजों पे ज्यादा ये काम करता है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन द रिफ्यूजी, ठीक है। इसके साथ ही खतरनाक प्रवासन के विकल्प वगैरह, विकासात्मक अभिकर्ताओं के साथ काम करना और जलवायु कार्रवाई करना, राजविहीनता
को इस पे फोकस करना, प्रभावित लोगों के प्रति जवाबदेही बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, आंतरिक विस्थापन वगैरह करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। इसके देखेंगे हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये हेड ऑफिस जो है थाईलैंड के बैंकॉक में है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। 1974 में इसे ESCAP के नाम दिया गया था, यानी 1974 में इसे ESCPA नाम दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम बोले तो इसका नाम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन हो गया है, ठीक है, सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। ये जो है एक अंतर सरकारी मंच है, ठीक है, जो कि कार्रवाई और उन्मुख ज्ञान तकनीकी सहायता क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्रों में समावेशी, रेसिलिएंट और संधारणीय विकास का समर्थन करता है। UNESCPA जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक जो है, ये संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है, ठीक है। कार्य की बात करें कि कौन कौन काम करता है, तो ये क्षेत्र की सभी सरकारों और आर्थिक सामाजिक मुद्दों की समीक्षा करना, चर्चा करना, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। सदस्य की बातें करें तो इसमें 53 सदस्य है, 9 एसोसिएटेड सदस्य है, भारत इसका सदस्य है, ठीक है। तो टोटल इसमें 53 सदस्य है, जिसमें से 9 एसोसिएटेड मेंबर है और भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिपोर्ट कौन कौन सा जारी करता है, तो रिपोर्ट जो है एशिया प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हो सकता है इसको कुछ और नाम दे करके कहे कि UNEP द्वारा पब्लिश होता है या फिर यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है या और भी यूनिसेफ वगैरह नाम दे दे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है मिसलेनियस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल बाकी का देखेंगे। कल लास्ट होगा, कल फाइनल पार्ट रहेगा, कल इसे फाइनल हम कर ही देंगे। इसके बाद कल फाइनल करके परसों से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन या फिर साइंस एंड टेक। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहते हैं, क्योंकि कल इसका वीडियो फाइनल लास्ट आएगा, ठीक है। आप लोग बता देना कि इसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाला चाहिए आपको वीडियो या फिर साइंस एंड टेक का चाहिए, क्योंकि 2 ही चीज बचा हुआ, बाकी तो हमने सब करा दिया है। इवन हमने PT 365 का इकोनॉमिक्स करा दिया है ना, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया है। इसके साथ ही हम लोग बातें करें तो आर्ट एंड कल्चर के बाद इकोनॉमिक्स हो गया है, आर्ट एंड कल्चर हो गया है, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, PT 365 यहाँ लिख देते हैं। इसके साथ ही हम लोग बातें करें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके साथ ही हम लोग देखें तो पर्सनालिटी इन न्यूज ये भी कंप्लीट करा चुके हैं। इसका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सब हो गया है। एक चीज और हमने कंप्लीट कराया है, पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। बस 2 ही चीज बच रहा है, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल रिलेशन, और दूसरा है साइंस एंड टेक। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कौन सा वीडियो इसके बाद लेके आए, क्योंकि कल इसका लास्ट पार्ट होगा, केवल मिसलेनियस बचा है, ठीक है। एंड वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू एस्पायरेंट मेरे चैनल पे होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरा नया चैनल है, लाइक, और आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, देन मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ आपको इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। और रहा बात आज के लिए, हम सॉरी फॉर दैट बोलते हैं, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी हो सकता है उतनी फ्रेश अदर डे के कंपैरिजन में अच्छा नहीं रिकॉर्ड हुआ हो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर लगा है, देन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो हो सकता है आवाज थोड़ा सा अजीब सा हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू नाउ सर्वाइव फॉर द 2 day, ओके, नॉट एवरी डे, यू हैव टू नाउ सर्वाइव 1 day टुडे, लाइक आज की मैं बातें कर रही हूँ, एंड देन आई मीट यू टुमारो फर्दर, ओके। एंड you have to like, share, subscribe, please support me guys, and bye bye, take care of you, good night.